Assalamu alaikum. Now this is lecture number 2 out of the 2 lectures of homeostasis. इसमें हम इंशाल्लाह अपना चैप्टर एंड करेंगे। हमने पहले डिस्कशन कर ली यूरिनरी सिस्टम इन मैन में, किडनीज होती हैं, फिर यूरेटर्स होते हैं जहाँ पे आपका यूरिन जितना भी फिल्टर होके पास आउट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरिथ्रा से पास आउट होता है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किडनी की डिटेल्स, जो आपका ऑर्गन किडनी है कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, किडनी का आउटलुक कैसा है, किडनी के अंदर क्या होता है। अब किडनी जो है आपका, इसके दो कह लें मेजर पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स जो किडनी का पार्ट होता है ये बाहर वाला पार्ट होता है, डार्क रीजन होता है। अगर कभी आपने किडनी देखी हो, जैसे कुर्बानी पे हम बकरे की किडनी को जब कट करते हैं तो जो बाहर की तरफ का रीजन होता है वो डार्क रीजन होता है, जो किडनी है इसमें यही वाला डार्क रीजन होगा, और अंदर का रीजन थोड़ा लाइट होता है, उसे हम क्या कहेंगे मेडुला। आपने किडनी के दो हिस्से किए, बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स, अंदर वाला रीजन मेडुला, और वो हल्के रंग का होता है, लाइटर कलर होता है उसका। अब किडनी का जो मेडुला होता है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पिरामिड्स ट्राइंगल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो किससे बने होते हैं हम देखते हैं। पिरामिड्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है नेफ्रॉन्स और एक होते हैं ब्लड वेसल्स। नेफ्रॉन्स और ब्लड वेसल्स। नेफ्रॉन्स किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जिस चीज़ से किडनी बनी है उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। जैसे कि हमारी बॉडी सेल से बनी है, खुलिये जिसे कहते हैं, हमारी बॉडी अगर खुलिये से बनी है, उसी तरह से ये बिल्डिंग, एक पूरी बिल्डिंग छोटे छोटे ईंटों से बनी है। जिस तरह बिल्डिंग ईंटों से बनी है, बॉडी सेल से बनी है, इसी तरह किडनी जिसका जो ब्रेक डाउन या छोटा सा सबसे छोटा पार्ट होगा, हिस्सा जो है किडनी किससे बना होता है, नेफ्रॉन्स से। नेफ्रॉन्स के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा होता है यूरिन फॉर्मेशन का, उसके बाद फिर वहाँ से एक्सक्रीशन हो जाती है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन और ब्लड वेसल्स, यानी कि जो आपके खून की नालियां हैं, आर्टरीज और वेन्स, इन दोनों के कम्बिनेशन से बना होता है पिरामिड प्रेजेंट होता है मेडुला के अंदर। मेडुला होता है किडनी का अंदर वाला रीजन, अंदर वाला हिस्सा जो रंग में हल्के रंग का लाइटर कलर का होता है, और बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स जो कि तेज रंग का होता है। तो ये बात हो गई कॉर्टेक्स और मेडुला की किडनी की। अब हम देखते हैं कि कितनी तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों किडनीज में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स ईच होते हैं। एक किडनी, आपका एक गुर्दा जो है, उसके अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन्स क्या थे हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिस चीज़ से किडनी बनी है। अब टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। अब जैसे कि हमने पढ़ लिया कि किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो जो नेफ्रॉन्स कॉर्टेक्स के अंदर होंगे, यानी कि बाहर वाले हिस्से में होंगे, उन्हें हम कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और जो अंदर वाले हिस्से में होंगे उन्हें हम कहेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, और उन्होंने पिरामिड्स बनाए होंगे। फिर यहाँ पे एक जगह होती है जहाँ पे ट्राइंगल सी शेप, जिसे हम कहते हैं पेल्विस। अब सारे नेफ्रॉन्स का जो पास आउट प्रोडक्ट है वो पेल्विस में जमा होता है। जब सब कुछ पेल्विस में आ जाता है, उसके बाद आगे यूरेटर्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है। फिर उसके बाद वही प्रोसेस के यूरिन पास आउट कैसे हो जाता है। अब हम एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, जक्स्टामेडुलरी और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अभी हम एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस तरह से एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। जो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर पूरे किडनी में जितने 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं उनका स्ट्रक्चर भी वही होगा। अब इसको देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है और क्या पार्ट्स होते हैं। तो नेफ्रॉन हैज़ दी फॉलोइंग पार्ट्स। नेफ्रॉन के मंदरजा झेल हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा, उसे हम कहेंगे बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि जो पूरी किडनी होती है, कॉर्टेक्स और मेडुला से जो बनी होती है, उसके पूरे ऊपर एक थिक सा कैप्सूल होता है, एक थिक सा कनेक्टिव टिश्यू या टिश्यूज जो कि सेल से बने होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है पूरे किडनी के अराउंड, एक शीट होती है जिसे कह ले। अच्छा, अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स, बोमैन्स कैप्सूल, फिर नेफ्रॉन के दूसरा पार्ट क्या आएगा,
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखिए प्रॉक्सिमल का मतलब होता है करीब, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि किसके करीब, बोमेंस कैप्सूल के करीब। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है गोल गोल, जिसके अंदर ऐसे कोई, जैसे रस्सी को आप गोल गोल घुमा दें, उसमें गोलाइयाँ हों, उसे हम कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड। कोई चीज़ बहुत उसमें कर्व्स हों। और ट्यूब्यूल का मतलब होता है एक नाली, तो करीब वाली गोल गोल नाली, बल्कि इस तरह से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। फिर तीसरा पार्ट क्या होगा, लूप ऑफ हेनले। अच्छा, अब लूप ऑफ हेनले को हम कैसे याद रख सकते हैं कि लूप का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि गोलाई में हो, और हेनले, हेनले उस साइंटिस्ट का नाम था। जैसे मेरा नाम है नूर फातिमा, आपका नाम होगा यासिर, आप किसी का नाम होगा अस्मा, उसी तरह उस आदमी का नाम था हेनले। तो लूप ऑफ हेनले उस बंदे ने, आदमी ने डिस्कवर किया था, जिसका नाम हेनले था, और वो है गोलाई वाली चीज़, तो उसे हमने लूप ऑफ हेनले कह दिया। फिर है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब करीब का क्या था, प्रॉक्सिमल का मतलब करीब, डिस्टल का मतलब दूर, तो ये बोमेंस कैप्सूल से दूर है। कॉन्वोल्यूटेड और ट्यूब्यूल का मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब पांचवा पार्ट, कलेक्टिंग डक्ट। अब हम एक डायग्राम में देख लेते हैं कि ये किस तरह से प्रेजेंट होता है। ये आपका बोमेंस कैप्सूल, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले देखिए गोलाई में, और फिर उसके बाद ये आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, ये वन बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पूरा लूप ऑफ हेनले। इसके दो लिम्स होते हैं, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये कलेक्टिंग डक्ट, जो कि यहाँ पे सारी चीज़ों के मैंने नाम लिख दिए हुए हैं। अब ये नेफ्रॉन के हिस्से हैं। ये एक नेफ्रॉन पूरे किडनी में इसी तरह के सारे नेफ्रॉन इसी तरह के होंगे, जिन्हें हम कहेंगे कॉर्टिकल या जक्स्टामेडुलरी। डिपेंड करेगा कि वो कॉर्टेक्स यानी बाहर के हिस्से में है या मेडुला अंदर के हिस्से में है, तो वो कौन सी तरह के नेफ्रॉन्स होंगे। अब इसके बाद एक और चीज़ जो है वो ये कि इन नेफ्रॉन्स के अराउंड, इन नेफ्रॉन्स के इर्द गिर्द एक ब्लड वेसल्स का, एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। हमने ये बेसिक तो पढ़ी हुई है कि एक आर्टरी होती है जो कि साफ खून ला रही होती है, फिर उसकी ब्रांचेस हो जाती हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। फिर वो कैपिलरीज सारे जब ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को अपना साफ खून और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देती है, और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और उनसे जो उनके टॉक्सिन्स, जो कचरे बने होते हैं, वो ले लेती है। उसके बाद वो डिवाइड हो जाती है वेन्यूल्स में, छोटे छोटे वेन्यूल्स में। पहले आर्टरी होती है जो कि डिवाइड होती है आर्ट्रियोल्स में, वो बनाते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज वापस ज्वाइन होकर वेन्यूल्स बनाती हैं, वेन्यूल्स से क्या बनता है, वेन्स, और फिर वो वेन वापस इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में चली जाती है। तो आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स और इंफीरियर वेना केवा। इसी तरह से अब किडनी को भी तो किसी ने सप्लाई करना है, किडनी तक भी तो कोई चीज़ खून लेकर आएगी। तो किडनी तक जो खून लेकर आ रही होती है वो होती है आर्टरी। कौन सी, रीनल आर्टरी। जहाँ पे भी आप लफ्ज़ रीनल सुने तो उसे क्या मतलब होगा, किडनी। जैसे अगर आपको कहता है कि डॉक्टर कि आप रीनल फंक्शन टेस्ट कराएं, RFT, तो इसका मतलब है कि किडनी की कितना काम कर रही है, किस तरह से उसकी सलाहियत है, उसको चेक करने के लिए टेस्ट है ये। तो रीनल लफ्ज़ किडनी को रिप्रेजेंट करेगा। अब रीनल आर्टरी, इससे क्या बनेगा, आर्ट्रियोल्स, जिन्हें हम क्या कहेंगे, एफेरेंट आर्ट्रियोल्स। एफेरेंट आर्ट्रियोल्स, एफेरेंट आर्ट्रियोल्स। अब एफेरेंट आर्ट्रियोल्स का मतलब क्या है, ए का मतलब लाने वाले, उस तक लाने वाली। ये क्या चीज़ है, बोमेंस कैप्सूल, उस तक लाने वाले। ये वो आर्ट्रियोल्स हो जाएंगे एफेरेंट आर्ट्रियोल्स, जो कि रीनल आर्टरी से ब्रेक हो गया। ये रीनल आर्टरी बड़ी आर्टरी, फिर उसकी डिविजन्स हुई एफेरेंट आर्ट्रियोल में। यहाँ पे इन्होंने बनाया एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एक गुच्छा कैपिलरीज का, जिसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और फिर उससे निकलेगी ईफेरेंट आर्ट्रियोल, ईफेरेंट आर्ट्रियोल।
इफेरेंट का मतलब एग्जिट करने वाला, जाने वाला, एफेरेंट जो ला रहा था, इफेरेंट जो जा रहा था। फिर उन्होंने एक कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनाएंगे जिसे हम कहेंगे पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, अब ये जितनी कैपिलरीज नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले हिस्से के अराउंड है, आसपास है, उसे हम क्या कह रहे हैं, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ठीक, अब पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज से फिर क्या बनेंगी, वापस इनसे एक वेन्स का नेटवर्क निकलेगा और वो वेन्स का नेटवर्क वापस वेन्यूल्स बनाएगा और वो वेन्यूल्स वेन में चली जाएगी। अब वेन कौन सी होगी, आर्टरी थी रीनल आर्टरी जो कि किडनी की आर्टरी थी, वेन कौन सी होगी, रीनल वेन जो कि किडनी की वेन है। फिर वेन से कहाँ जाएगा, इंफीरियर वेना केवा, और वहाँ से हार्ट के पास वो ब्लड चला जाएगा। तो ये किडनी का नेफ्रॉन था जिसका स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा किडनी के साथ जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून का निज़ाम है उसके साथ अटैच्ड। मैं आपको एक दफ़ा फिर से बताती हूँ। रीनल आर्टरी थी सबसे पहले, उसके बाद एफेरेंट आर्टरियोल्स जो बोमेंस कैप्सूल के पास लेके गए, फिर यहाँ ग्लोमेरुलस तीसरी चीज़, ग्लोमेरुलस से निकले इफेरेंट आर्टरियोल्स, फिर पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स बने, वेन्यूल्स से बनी वेन, और वेन कौन सी, रीनल वेन। रीनल वेन चली गई इंफीरियर वेना केवा में और फिर हार्ट में। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़ के आ चुके हैं कि किस तरह से ब्लड वेसल्स सर्कुलेशन आपकी वर्क करती है। अब इसमें एक और चीज़, जो लूप ऑफ हेनले वाले हिस्से में जो नीचे नीचे की तरफ कैपिलरीज होती हैं, जो वहाँ पे खून की नालियाँ होती हैं, उन्हें हम कहते हैं वासा रेक्टा या वेजा रेक्टा। वेजा लफ्ज़ बताता है हमेशा वेसल्स को, वेसल कोई भी नाली, और रेक्टा यानी कि डीप, जो गहराई में है, क्योंकि ये ऊपर है और ये वाली कैपिलरीज नीचे की तरफ है, तो ये गहराई में है ये कैपिलरीज। तो ये हो गया कि स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा, फिर किडनी में नेफ्रॉन का। अब हम इसके बाद देखते हैं कि नेफ्रॉन वर्क कैसे करता है, कि फंक्शन ऑफ, क्योंकि हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। तो जो किडनी का काम है वो कौन करेगा, नेफ्रॉन करेगा। तो अगर हम पढ़ लें कि नेफ्रॉन कैसे काम करता है, तो इसका मतलब है हमने पढ़ लिया कि किडनी कैसे काम करती है। और किडनी का काम, सबसे मेजर काम क्या है कि वो यूरिन बनाए। इसके अलावा भी किडनी के कुछ काम है, एक हार्मोन की सिक्रीशन होती है, विटामिन डी की एक्टिवेशन में काम करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्स्ट्रा काम है किडनी के यूरिन बनाने के अलावा। अब हम ये देखते हैं कि फंक्शन कैसे करता है किडनी। अच्छा, अब फंक्शन है क्या किडनी के, फंक्शन ऑफ किडनी इज कि वो यूरिन बनाए। ठीक है, तो अब ये जो हम पढ़ेंगे यूरिन बनाने के स्टेप्स प्रोसेस। अब आपके पास अगर पेपर में सवाल आता है फंक्शन ऑफ किडनी लिखें, फंक्शनिंग ऑफ किडनी लिखें, यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स लिखें, इस तरह से कोई भी सवाल आता है तो आपने उसमें बात वो यही पूछ रहे हैं कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो आपके पास क्या होती है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद देयर इज रीएब्जॉर्प्शन, फिर तीसरी चीज़ है सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। अब फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, हमने हमेशा बचपन से पढ़ते आए केमिस्ट्री में, फिल्टर पेपर रखा, ऊपर से एक चीज़ पानी में चीनी घोल के डाली या सॉल्ट घोल के डाला या कोई सल्यूट्स घोल के डाली, और जो चीज़ फिल्टर पेपर से ऊपर रह गई वो फिल्टर होके नीचे चला जाता है सॉल्वेंट, और फिल्टर पेपर के ऊपर जो चीज़ रह जाती है वो रेजिड्यू हो जाता है, और फिल्ट्रेट वो चीज़ है जो उसमें से अंदर चला जाए। तो अब फिल्ट्रेशन हमने किस चीज़ की करनी है, ब्लड की फिल्ट्रेशन करनी है। तो ये जो हमारी रीनल आर्टरीज के थ्रू, एफरेंट आर्टरियोल से जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड की हम करेंगे फिल्ट्रेशन। कैसे, ये ब्लड आया रीनल आर्टरी के थ्रू, यहाँ पे था ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में जब ये ऐसे गोल गोल प्रेशर से घूमा तो फिल्ट्रेट चला जाएगा, जो ब्लड है इसके अंदर चला जाएगा। क्या चीज़ थी ये, बोमेंस कैप्सूल के थ्रू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। अब यहाँ से बाकी ब्लड इधर
चला जाएगा इफरेंट आर्टरियोल में, और जो चीज़ फिल्टर होनी थी वो इसमें चली जाएगी। अब जो यहाँ पे इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस नाली के अंदर जो चीज़ें आई हैं, इस नाली में जो चीज़ें हैं उसमें वाटर होगा। इसके अंदर जो फिल्ट्रेट अब आ गया है, उस फिल्ट्रेट के अंदर जो कि अब उसका यूरिन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से फिल्ट्रेशन हुई और वो अंदर आ गया। उसमें आपके पास तकरीबन उसकी कॉम्पोजिशन, तकरीबन उसकी जिस चीज़ से वो बना हुआ है वो बिल्कुल आपके ब्लड जैसी ही होगी। सिर्फ उसमें फ़र्क ये होगा कि उसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगी, RBCs, और क्या नहीं होगा उसमें, प्रोटीन्स। ये दो चीज़ें फिल्टर नहीं होती, बाकी सब कुछ फिल्टर होगी। जैसे आपके ग्लूकोज है, सोल्यूट्स हैं, सोडियम, क्लोराइड आइंस, पोटेशियम आइंस, वाटर, यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, टॉक्सिन्स, ये सब कुछ इसमें अब आ चुका है। तो ये फिल्ट्रेट इसमें मौजूद है। फिल्ट्रेशन हो गया आपका पहला स्टेप। अब फिल्ट्रेशन के बाद हमने करानी है रीअब्जॉर्प्शन, और हमने ये देख लिया कि रेड ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स की फिल्ट्रेशन नहीं हुई, क्योंकि अगर आपकी खून ही आपके यूरिन के लिए आपके पेशाब की नाली में जाना शुरू हो जाएगा तो आप तो खून ख़त्म हो जाएगा आपके अंदर, तो आप कैसे ज़िंदा रह पाएंगे फिर। तो फिल्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन। अब जब इसके अंदर आ गया, मैं यहाँ फिर से एक डायग्राम बना लेती हूँ। अब इस नाली के अंदर जब आ गया सारा फ्लूइड जो फिल्ट्रेट था, तो उसके बाद इसकी इन हिस्सों में उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये कि इसके अंदर तो ग्लूकोज भी है, इसके अंदर तो सोडियम भी है, इसके अंदर तो क्लोराइड भी है। तो ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं बॉडी के अंदर, ये इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सोल्यूट्स हमें, ये आइंस हमें चाहिए होते हैं। तो इनको हमने वापस ये जो आसपास ब्लड वेसल्स थे इनके अंदर ले जाना। ये जो ब्लड वेसल्स होंगे इनके अंदर ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि फिर से एब्जॉर्ब, फिर से उसके अंदर वो चला जाएगा खून के अंदर वापस। यानी कि आपकी, क्योंकि जो चीज़ आपके नेफ्रॉन में चली गई, आपकी किडनी से जा रही है, उसका मतलब है कि उसने इस सिस्टम के थ्रू बाहर चले जाना है। तो हम जो चीज़ नहीं चाहते कि वो बाहर जाए, जो चीज़ हमारे यूरिन का, हमारे पेशाब का हिस्सा बने, तो हम उसे क्या करते हैं, वापस रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे पास रहे, तो हमने उसे रीअब्जॉर्ब कर लिया। ये हो गया रीअब्जॉर्प्शन। अब तीसरी चीज़ है सिक्रीशन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा निकलें बॉडी से बाहर, जैसे कि हाइड्रोजन आइंस, जैसे कि पोटेशियम आइंस कुछ हद तक हो गए, और यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, जहर, टॉक्सिन्स, हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा निकल जाए बॉडी से बाहर। तो उनको ज़्यादा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिक्रीशन, कि अब इन ब्लड वेसल्स के थ्रू जो इसके अराउंड है, इसके थ्रू हम इसके अंदर वापस अपने ट्यूब्यूल्स के अंदर, अपनी नालियों के अंदर और लाते हैं, इसके अंदर और वो डालते हैं चीज़ें, इस खून की कैपिलरीज के थ्रू जो इसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं, इनके थ्रू हम वापस इसके अंदर और ले जाते हैं इसको, कि और जाए, या हाइड्रोजन आइंस इसमें जाए, वापस यूरिया इसमें जाए, ताकि उसकी एक्सक्रीशन हो जाए, ताकि वो यूरिन के साथ पास आउट हो जाए, क्योंकि वो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया सिक्रीशन भी। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि किडनी के ऊपर हार्मोनल कंट्रोल क्या है, किडनी पे हार्मोन्स का क्या कंट्रोल है। किडनी पे दो हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं सिर्फ, ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और दूसरा इसको कहते हैं वेजोप्रेसिन भी, इसके दो नाम है, वेजोप्रेसिन और ADH। और दूसरा हार्मोन जो इस पे एक्ट करेगा वो है एल्डोस्टेरोन। ADH हार्मोन आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो यहाँ पे सर में होता है, ब्रेन में, वहाँ से निकलते हैं, और इसका काम ये होता है कि ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाए, ऐसा यूरिन बनाए कि जिसके अंदर ज़्यादा पानी ना हो, ताकि आपकी बॉडी से वाटर लॉस ना हो, आप डिहाइड्रेट ना हो। और एल्डोस्टेरोन इसका ऑपोजिट काम करता है। ये क्या काम करता है कि आपकी बॉडी का जो यूरिन है वो, उसमें से सोडियम की वो कंजर्वेशन करे। और एल्डोस्टेरोन का भी काम इसी तरह से होता है कि आपकी किडनी पे उसने एक्ट करना है और आपके यूरिन की रेगुलेशन करवानी है। ये दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के साथ पैरेलल काम कर रहे होते हैं। अगर एक भी हार्मोन ज़्यादा या एक भी कम हो जाए तो आपकी किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो ख़राब हो सकता है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी से रिलेटेड हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली। अब हम ये पढ़ते हैं कि किडनी की डिजीज़ेस क्या हैं। किडनी डिजीज़ेस में सबसे पहले आपके पास आ जाता है किडनी स्टोन, सबसे मेजर चीज़ है। किडनी के अंदर पत्थर बन जाता है। वो पत्थर कैसे बनता है? अब किडनी में पत्थर बनने के क्या रीज़न्स हैं? सबसे बड़ी रीज़न जो है वो है ये कि
कैल्शियम की जब डिपोजिशन होनी शुरू हो जाती है नेफ्रॉन्स के अंदर तो किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर किडनी स्टोन्स बन जाए तो फिर आपकी यूरिन की पास आउट होना, यहाँ पे इस जगह पे कोई स्टोन बन गया, इस जगह पे कोई स्टोन है, यहाँ पे कोई स्टोन प्रेजेंट है, जब कोई स्टोन कोई पत्थर बन गया कैल्शियम के मिनरल की प्रेजेंस से, तो क्या होगा कि आपकी यूरिन पास आउट करना मुश्किल हो जाएगा। अब हम स्टोन्स की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि 65% यानी कि 100 में से 65% जो आपकी बॉडी में किडनी के अंदर जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट फॉस्फेट के होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट फॉस्फेट के स्टोन्स होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं मैग्नीशियम के स्टोन्स हो गए, या फिर यूरिक एसिड के मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स 25% होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स 10% होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट फॉस्फेट स्टोन्स और वो 65% होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न यही है कि हाइपर कैल्सीमिया। जो मैंने आपको बताया है कि हाइपर लफ्ज़ जहाँ भी आया इसका मतलब है वो चीज़ ज़्यादा हो गई है। तो हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट की वजह से कोई ऐसी चीज़ बॉडी में बन रही है जो कि जहाँ वहाँ पे रुकावट बन रही है आपके नेफ्रॉन्स की पूरे इस पाथवे में, इस पाथवे में या इस पाथवे में, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कहीं पे भी जो रुकावट आ रही है, कोई चीज़ की जमा हो रही है, डिपोजिशन हो रही है, उसकी वजह से यूरिन पास आउट होने में जो मसला आ रहा है, उसका हिंड्रेंस आ रही है, उस हिंड्रेंस को, उस रुकावट को हम कह देंगे कि वो स्टोन है, क्योंकि उसने जब डिपोजिशन हो गई किसी चीज़ की, ये एक नाली है, उसमें ये चीज़ इतना कैल्शियम जब भर गया तो इसके पीछे से तो यूरिन आ रहा है मगर आगे कैसे पास होगा, या पहले छोटे होते हैं फिर उसके बाद स्टोन्स बड़े हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होते हुए। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है लिथोट्रिप्सी, क्योंकि किडनी स्टोन्स बहुत एक पेनफुल कंडीशन भी है, बहुत ज़्यादा दर्द भी होती है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है। लिथोट्रिप्सी क्या है कि हम इन स्टोन्स को जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं हम इन्हें शॉक वेव से किल कर देते हैं। यानी कि आपको कोई ऑपरेशन नहीं होगा, आप ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे और आपको शॉक वेव्स लगाई जाएंगी और बाहर एक्सटर्नली जब शॉक वेव्स होंगी वो इस तरह की उनकी नेचर होगी कि जो स्टोन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसका स्टोन टूट जाएगा और वो यूरिन में छोटे छोटे टुकड़ों के थ्रू पास आउट हो जाएगा और आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। इसके बाद है कि अगर रीनल फेलियर ये है कि आपकी बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बन रही हैं, या फिर ये हो रहा है कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऐसी बन रही हैं जो कि टॉक्सिक है, या आपने कोई जहर ले लिया है, या आप कोई हद से ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हैं और पानी भी कम पी रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब दवाइयाँ आप ले रहे होते हैं तो किडनी गुर्दे फ़र्क उन पर पड़ता है, इसलिए पानी ज़्यादा लेना चाहिए। तो अगर इस तरह के कोई रीज़न्स हैं और बहुत अरसे से ये चीज़ चल रही है, कोई बीमारी आपके अंदर पहले से मौजूद है, उसकी वजह से भी हो सकता है। इन चीज़ों की वजह से क्या होगा, आपकी किडनी फेलियर की तरफ चली जाएगी और आप क्या हो जाएगा, किडनी फेलियर, या उसे मैंने बताया था पहले कि किडनी के लिए लफ्ज़ रीनल इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम रीनल फेलियर भी कह सकते हैं। अब रीनल फेलियर जब हो गया तो जिस बंदे को रीनल फेलियर हो गया उसका तो किडनी यूरिन को नेफ्रॉन जो है वो यूरिन पास आउट ही नहीं करेगा, उसमें यूरिन बनेगा ही नहीं, तो उसका खून कैसे साफ़ होगा, उसका टॉक्सिन्स, उसकी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स कैसे निकलेंगे। उसके लिए फिर हम एक प्रोसीजर यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं डायलाइसिस। डायलाइसिस में क्या होता है कि आपकी बॉडी के बाहर 2 फ्लूइड के टैंक्स रखे होते हैं, डायग्राम आपकी बुक में बहुत अच्छी बनी हुई है। तो जितना भी ब्लड है वो जाता है उस फ्लूइड के अंदर, उस फ्लूइड से वो बाहर एक्सटर्नली बॉडी से बाहर साफ़ होता है और उस कंटेनर से वापस साफ़ फ्लूइड, साफ़ ब्लड आपकी बॉडी में आ जाता है। अब डायलिसिस के 2 टाइप्स हैं, एक होता है हीमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। अब वो उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है दोनों के मैकेनिज़म्स में, लेकिन उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक एक्सक्रीशन का ख़त्म हुआ। हम ऑस्मो रेगुलेशन डिस्कस कर चुके हैं, हम एक्सक्रीशन डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने क्या डिस्कस किया, थर्मो रेगुलेशन में डिस्कस करना है कि थर्मो रेगुलेशन क्या होती है, क्यों होती है थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस का तीसरा मैकेनिज़्म है, वो तीसरा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू होम्योस्टेसिस यानी कि कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन हो सके, फ्लक्चुएशंस इन इंटरनल एनवायरनमेंट जो रेजिस्ट कर सके, उसका तीसरा मैकेनिज़्म है, तीसरा तरीक़ेकार है थर्मो रेगुलेशन। यानी कि अब थर्मो मतलब क्या, हीट की रेगुलेशन कैसे होगी, हीट को हम अंदर बॉडी के हीट यानी कि टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करके रखेंगे।
तो इसके लिए बॉडी में 2-3 तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल, एक फिजियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। स्ट्रक्चरल क्या चेंजेस होंगे आपकी बॉडी के अंदर कि कुछ इस तरह के मैकेनिज्म्स, इस तरह की आपकी बॉडी में चीज़ें बनी होंगी जो कि हीट को रेगुलेट करेंगी कि आपकी बॉडी से ज़्यादा टेम्परेचर बाहर ना जाए, हीट ज़्यादा रिलीज़ ना हो जब आपको ज़रूरत है बॉडी को अंदर से गर्म रखने की, या अगर आपको बॉडी को ठंडा रखने की ज़रूरत है तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स हों, ऐसे मैकेनिज्म्स हो जिनके थ्रू आप बॉडी से हीट रिलीज़ कर सकें। तो स्ट्रक्चर का मतलब है कि स्ट्रक्चर में मतलब कोई ऐसा ऑर्गन होगा, कोई चीज़ होगी, जैसे ग्लैंड हो गया या स्वेटिंग के लिए पोर्स हो गए, तो ये चीज़ें स्ट्रक्चरल में आ जाती हैं। फिजियोलॉजिकल में क्या है कि कोई प्रोसेसेस, जैसे कि जो डॉग्स होते हैं जब उन्हें सर्दियों में ठंड लग रही होती है तो वो अपने जो फर होते हैं, अपने जो स्किन है उसको यूँ कर लेते हैं, शिवरिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके थ्रू उनकी जो है सर्दी कम हो जाती है। इसी तरह से गर्मियों में पैंटिंग करते हैं, ज़ुबान बाहर निकाल के बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, उससे उनकी बॉडी की गर्मी निकलती है बाहर। तो ये एक तरीका है। फिजियोलॉजी क्या होती है कि जिसमें कोई प्रोसेस, जिसमें कोई जो अमल हो रहा होता है वो चेंज हो, तो वो फिजियोलॉजिकल चेंज हो या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। स्ट्रक्चरल में कोई स्ट्रक्चर, कोई चीज़, कोई सॉलिड चीज़ दिखने वाली चेंज है। फिजियोलॉजिकल में कोई प्रोसेस चेंज हो रहा है। और बिहेवियरल में जैसे कि अब हैबिट्स हो गई, आपकी हैबिट्स यानी कि आदत चेंज होती हैं। कुछ जानवर जो है वो सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, कुछ गर्मियों में जाके स्लीप में चले जाते हैं, समर स्लीप में चले जाते हैं। जैसे टर्टल्स हैं वो सारी सर्दियाँ, जो कछुए होते हैं सारी सर्दियाँ वो हाइबरनेट करते हैं। और कुछ ऐसे हो गई एग्जांपल्स, सहरा में नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि दिन के वक्त जो है वो नहीं निकलते, रात के वक्त निकलते हैं, जब ठंड होती है गर्मी के टाइम पे नहीं निकलते। तो ये बिहेवियरल चेंजेस हो गए। स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल पैटर्न्स के थ्रू थर्मोरेगुलेशन मेंटेन हो सकती है। अब थर्मोरेगुलेशन की फर्दर डिस्कशन में हम ये देखते हैं कि कितनी तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो किस तरह से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, किस तरह से थर्मोरेगुलेशन करते हैं। तो उसमें 2 डिविजन्स आ जाती हैं। एक होती है पोइकिलियोथर्म्स और होम्योथर्म्स। पोइकिलियोथर्म्स वो जानवर जो कि अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं कर सकते, जैसे कि फ़िश हो गई, जैसे कि एम्फीबियन हो गए, फ्रॉग वगैरह, रेप्टाइल्स हो गए, वो नहीं कर सकते, वो पोइकिलियोथर्म्स। और होम्योथर्म्स वो जानवर जो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन कर सकते हैं, जैसे हम, आप, मैं, एनिमल्स, ह्यूमन्स और मैमल्स, तो वो क्या होंगे? होम्योथर्म्स। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? इंसान होम्योथर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, क्यों होता है, सुपरफिशियली ऊपर से हमने देख लिया, मगर अब हम देखते हैं कि कैसे होता है। 2 चीज़ें होंगी आपकी, हाउ। अब हम थर्मोरेगुलेशन की हाउ पढ़ें कि हाउ डू वी डू थर्मोरेगुलेशन। लेकिन अब इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। तो ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अगर ओवर हीटिंग हो गई है या अंडर हीटिंग हो गई है, बल्कि रादर इसको कहना चाहिए ओवर कूलिंग हो गई है, ज़्यादा ठंडा हो गया या ज़्यादा गर्म हो गया, तो ओवर हीटिंग या ओवर कूलिंग हो गई है। अगर ओवर हीटिंग हो गई है, जैसे बहुत गर्मी है या आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रही है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो हीट ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए क्या ऐसी चीज़ करेंगे कि वो रफ़ा हो जाए, मसला हीट कम हो जाए। उसके लिए हम 2 मैकेनिज़म्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो चीज़ें, उसे हम कहेंगे वेज़ोडाइलेशन और स्वेटिंग। वेज़ोडाइलेशन क्या करती है कि आपकी जो वेज़ो का लफ्ज़ मैंने आपको बताया, जहाँ पे भी आएगा ये ब्लड वेसल्स के लिए यूज़ होगा, तो आपके ब्लड वेसल्स की डायलेशन हो जाएगी, यानी कि वो वेज़ो का मतलब ब्लड और डायलेशन का मतलब खुल जाना, फैल जाना। इसीलिए जब गर्मियों के दिन होते हैं तो हमारे हाथ पाँव गर्म हो रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी गर्म हो रही होती है। तो वेज़ोडाइलेशन जब होती है, खुल जाते हैं जब ब्लड वेसल्स, तो वो स्किन भी की तरफ भी खुल जाते हैं, तो वो स्किन गर्म होना शुरू हो जाती है। स्किन गर्म होती है तो इन्वायरमेंट में आपकी जो अंदर की गर्मी है, अंदर की हीट है, ओवर हीटिंग है, वो रफ़ा होती है, वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। तो ये वेज़ोडाइलेशन के थ्रू। और दूसरा स्वेटिंग, जब गर्मियाँ होती हैं तो हमें कितना ज़्यादा पसीना आता है, तो वो इसीलिए आता है कि स्वेटिंग से क्या होता है, हमने ये केमिस्ट्री में पढ़ा है कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। जब कोई चीज़ इवेपोरेट हो जाती है तो वो पीछे ठंडक छोड़ जाती है, इसीलिए स्वेटिंग से क्या होता है
कि बॉडी जब स्वेटिंग इसलिए कराती है कि कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस हो। कूलिंग होगी तो ओवर हीटिंग खुद ब खुद कम हो जाएगी, यानी कि हीट निकल गई और आप जिस्म ठंडा हो गया। अच्छा, अगर ओवर कूलिंग हो जाए तो अगर बहुत ज़्यादा अंदर टेम्परेचर कम हो गया है, माइनस में चला जाए, माइनस में तो खैर नहीं जा सकता क्योंकि बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे अगर थोड़ा सा कम हो गया है या बाहर का इन्वायरमेंट बहुत ठंडा है, तो इस सिचुएशंस में जो हम अब प्रोसीजर्स करेंगे इनको मैं यहाँ लिखती हूँ। आप इसका उल्टा करेंगे, वेजो डायलेशन का जो कि है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कर सकते हैं, शिवरिंग, ब्राउन फैट्स का इस्तेमाल वगैरह। अब आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। गर्मियों में तो आपने वेजो डायलेशन करके गर्मी को बाहर निकाल दिया, सर्दियों में क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, या अगर हीटिंग हो गई, अगर हीट कम हो गई और कूलिंग हो गई, ओवर कूलिंग हो गई, तो उसे हम कहेंगे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में आपकी जो ब्लड वेसल्स है, जो खून की नालियाँ हैं, उनको आपने जब तंग कर दिया, जब आपने उनको नैरो कर दिया, तो क्या होगा कि ब्लड जो है वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि किडनी, लंग, लिवर, हार्ट, इनकी तरफ ज़्यादा जाएगा और बाहर की तरफ इतना नहीं आएगा। जब वो नालियाँ सिकुड़ जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना और डायलेट का मतलब होता है फैलना। जब वो नालियाँ सिकुड़ जाएंगी तो आपका खून इतना बाहर की तरफ नहीं, स्किन की तरफ नहीं निकलेगा जितना भी आपकी बॉडी की तरफ है। इसीलिए सर्दियों में हमारी स्किन ठंडी हो जाती है, हमारे हाथ और पाँव शदीद ठंडे हो जाते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म यानी कि जब आप बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, एटीपी जनरेट होती है, डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जब वो रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उनके बदले में क्या होता है कि हीट यानी कि गर्माइश की पैदाइश की, उसकी प्रोडक्शन होती है। जब गर्माइश होगी ज़्यादा तो क्या होगा, आपको यकीनन गर्मी मिलेगी और आपकी हीटिंग ठीक हो जाएगी, आपका कूलिंग सही हो जाएगा, ठंडक कम हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें सर्दियों में ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है और उस वजह से हमें सर्दियों में भूख लगती है और हम ज़्यादा खाते हैं और फिर मेटाबॉलिज्म होता है वो हम उसे हजम करते हैं और हमें उससे गर्माइश मिलती है। तीसरी चीज़ शिवरिंग, जब ओवर कूलिंग हो गई है यानी अंडर हीटिंग हो गई है तो आप शिवर करते हैं, हम कांपते हैं। शिवरिंग का मतलब है कांपना। जब आप कांपते हैं तो उससे थर्मोजेनेसिस यानी कि हीट की प्रोडक्शन, जेनेसिस का मतलब बनना, किसी चीज़ का पैदा होना, तो उससे हीट की पैदाइश होती है। फिर चौथी चीज़ क्या है कि ब्राउन फैट्स। हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ रिजर्वॉयर्स, कुछ ख़जाने रखे हैं, कुछ स्टोर्स रखे हैं जिसे हम कहते हैं ब्राउन फैट्स। जब शदीद इंसान के पास ना खाना मिल रहा हो, ठंड हो तो या बहुत ठंड हो तो हम उन ब्राउन फैट्स का इस्तेमाल करके अपने लिए एनर्जी और हीट जनरेट कर सकते हैं, हीट पैदा कर सकते हैं और थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होता है। सिर्फ एक बात रह गई जिसे हम कहेंगे पायरेक्सिया या फीवर। आपको अक्सर अगर किसी पैथोजन ने यानी कि ऐसा कीड़ा मकोड़ा या ऐसी चीज़ जो आपको इन्फेक्ट करे कोई बैक्टीरिया वगैरह, तो जब आपको इन्फेक्ट करता है तो क्या होता है कि आपका वो इस तरह की चीज़ें रिलीज़ करता है, ब्रेडिकाइनिन और कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है कि कीड़े ने आपको इफेक्ट किया है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने रादर कहना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आपको इन्फेक्ट किया, ब्रेडिकाइनिन और इस तरह के केमिकल्स ज़्यादा हो गए बॉडी के अंदर। जब वो ज़्यादा होते हैं तो वो आपके थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो कि आपके हाइपोथैलेमस में होता है वहाँ जाएगा और उसको वहाँ पे जाके वो चेंज करेगा, आपको उसको बदलेगा। 36 और 37 डिग्री सेल्सियस जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है इससे चेंज करेगा। जब आपका थर्मोस्टेट यानी जब आपका बैलेंस चेंज होगा थर्मो रेगुलेशन का, तो क्या होगा कि अब आपकी बॉडी को परेशानी हो जाएगी और फीवर हो जाएगा, यानी कि हीट ज़्यादा हो जाएगी। जब हीट ज़्यादा हो जाएगी तो उससे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे जिन्होंने ये फीवर कॉज किया था। अगर वो उससे किल नहीं होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बुखार है। इसीलिए हमें कैसे पता चले कि हम बीमार हैं? अगर हमें बुखार ही ना हो, हमें बुखार होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर डॉक्टर हमें दवा देगा। पहले तो बॉडी ये कोशिश करती है इंसान की कि बदन आपका खुद ठीक कर ले, मेरा जिस्म मुझे अंदर से खुद ठीक कर ले। लेकिन अगर नहीं कर सकता तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फीवर जब होगा तो आप जाहिर सी बात है आप बीमार हैं तो जब आपको तब होगा तो आप क्या जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और दवा लेंगे। जब आप दवा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो ये आपकी थर्मो रेगुलेशन फीवर की इंडिकेशन भी इसलिए बताता है ताकि आपको अपने अंदर जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनका पता चल सके। यहाँ पे चैप्टर होम्योस्टेसिस आपका कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।